नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों। हमारे YouTube चैनल एजुकेटर प्लस पे आपका स्वागत है। मैं रितेश कुमार मूर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं क्लास में चर्चा कर चुका हूँ कि इतिहास पुर्तगालियों के आगमन के बारे में उसकी मैं भूमिका बनाया हूँ। मतलब कि पहले आप बिना भूमिका समझे इतिहास में यूरोपियों का आगमन जो भारत में हुआ उसको बेहतर तरीके से नहीं समझा जा सकता है। तो हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। तो अब हम आगे चलते हैं इसके अगले चरण में। देखिए, यूरोपियों के आगमन का कारण क्या था। उस्मानिया के सुल्तान का कुस्तुनतुनिया, सीरिया एवं मिस्र पर कब्जा। उस्मानिया के सुल्तान कौन उस्मानिया के सुल्तान कौन है? उस्मानिया के सुल्तान, उस्मानिया के सुल्तान मतलब जो आपके टर्की के जो सुल्तान थे, टर्की के सुल्तान का कुस्तुनतुनिया, सीरिया एवं मिस्र पर कब्जा हो गया। कैसे कि जब अब हम शक्तिशाली हो गए। पहले क्या होता था, 12वीं सदी से अरब के वासी, अरबियों और आपके मिस्र के लोग भारत से जो कच्चा माल मतलब जैसे काली मिर्च, मसाला एवं औषधि ले जाके इटली को देते थे और इटली पूरे यूरोप में उसको बेचता था, व्यापार करता था। तो पहले अरब और मिस्र भारत से व्यापार करके ले जाते थे और फिर उसके बाद वो ले जाके इटली को देते थे और इटली के शहर मतलब जैसे दो शहर थे, वेनिस और जेनेवा, और वो पूरे यूरोप में देता था सामान। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ तक पहले सुन चुके थे। तो अब ऐसा क्या है कि 16वीं मतलब 1453 के समय उस्मानिया का जो सुल्तान था वो शक्तिशाली हो गया। जब शक्तिशाली हो गया तो वो सीरिया और मिस्र पे कब्जा कर लिया, कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया। तो देखिए, पहले दो रास्ते थे भारत से। देखिए, भारत हमारा प्यारा भारत मैं आपको दिखा दे रहा हूं मैप पे। आप अपने पास बिना मैप रखे पढ़िएगा मत, मैप लेके ही पढ़िएगा। जब आपको एक अच्छा सीखना है, अच्छा समझना है, तो बिना मैप के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास थोड़ा मैप का अभाव है। मैं कुछ समय में मैप को लाने का प्रयास करूं क्योंकि हमारे पास मैप को रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा से आपसे क्षमा चाहता हूं। तो मैं एक दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये मेरा प्यारा भारत है। अब यहाँ से जैसे ये मान लीजिए, देखिए ये आपका फारस की खाड़ी है, ये आपका लाल सागर है। तो पहले व्यापार कैसे होता था, ये हरमुज की जल संधि से होते हुए, फारस की खाड़ी होते हुए, सीरिया होते हुए, ये यहाँ पे आपका टर्की होते हुए एक रास्ता इटली तक, ये आपका स्थल मार्ग था। और दूसरा मार्ग कौन था, ये आपका लाल सागर होते हुए यहाँ पे मिस्र में अलेक्जेंडरिया थी, फिर वहां सामान को पहुंचाया जाता था। देखिए, पहले लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। ये निर्माण कब हुआ था? 1869 में उस समय 1869 में हुआ था। उस समय सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। तो क्या होता था, लाल सागर के होते हुए फिर यहां से माल अलेक्जेंड्रिया पहुंचता था, फिर अलेक्जेंड्रिया के रास्ते भूमध्य सागर होते हुए इटली पहुंचता था। तो इटली में जो दो शहर थे, वेनिस और जेनेवा के जो वासी थे, व्यापारी थे, उसको खरीद कर पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे माल। तो अब क्या हो गया कि 1453 के समय आपके टर्की का पूरे साम्राज्य मतलब पूरे व्यापार पे एकाधिकार हो गया। मतलब कैसे हो गया, क्योंकि ये शक्तिशाली हो गया, इन दोनों पे कब्जा करके पूरे व्यापार पे एकाधिकार कर लिया। अब आगे चलते हैं। जब व्यापार पर एकाधिकार हो गया तो अब वो इटली वालों को सामान नहीं दे रहा, अब डायरेक्ट यूरोप में सप्लाई करने लगा, जिससे इटली के जेनेवा और वेनिस के वासी जलने लगे। तो इसके लिए जो स्पेन और पुर्तगाल के लोग हैं, तो वो उनके जो शासक थे, जो वहां के राजा थे, हेनरी, जो पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर थे, जिसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, वो भारत की खोज के लालसा उनके बढ़ने लगी। क्यों? और देखिए, ये हो गया आपका कब्जा हो गया कि मतलब कब्जा हो गया, तो अब लोग वहां पे छटपटाने लगे कि नहीं, हमें अब व्यापार अब उनसे नहीं करना। अब इटली का व्यापार क्योंकि अब टर्की को हमें इसके प्रभुत्व को समाप्त करना है और हमें सिर्फ भारत से डायरेक्ट व्यापार करना है। ठीक है। और दूसरा क्या है, इटली के एकाधिकार समाप्त करना। दूसरा था क्या कि अब जो पहले व्यापार होता था अरब और मिस्र के साथ, वो इटली को सामान बेचा जाता था, फिर इटली पूरे यूरोप को बेचती थी, तो उसके पास अधिक धन संपदा आ गया था और व्यापार में पूरा एकाधिकार हो गया। तो एक समय ऐसा आया कि जो पुर्तगाली और स्पेन थे वो भी बोले कि भैया इटली हमें भी अपने व्यापार में साझेदार बना लो, लेकिन इटली बोला नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों मैं बनाऊं भाई? अब आप ही सोचिए कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, आप जो कोई फैक्ट्री खोले हैं, तो कोई बोले कि आपका वहां पे वर्चस्व, यदि कोई दूसरा वहां पे आ गया तो आपके व्यापार की हानि होगी। तो आप सोचेंगे कि कोई दुकान ना खोले, कोई अलग से फैक्ट्री ना बैठे, आप चाहेंगे ही। तो
इटली भी विचार है कि नहीं, हम आपको अपने अपने व्यापार में आपका अपना एकाधिकार रखेंगे, हम आपको किसी को नहीं आने देंगे। तो भाई तब और जो यूरोपीय लोग थे उनको गुस्सा आने लगा कि यार इटली ऐसा कर रहा है, अब इटली एकाधिकार को समाप्त करना है। तो लोग कहेंगे ठीक भैया, अब हम भारत की खोज हम भी करने निकलेंगे। अब क्या हुआ, अब यूरोपियों को देखिए, हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, एक कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि पढ़ना तो बहुत है और समझना भी है, दोनों करना है, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब उस समय यूरोपियों में पुनर्जागरण आ गया था। पुनर्जागरण क्या होता है, पुनः फिर से जागना, अर्थात उनके अंदर मतलब मध्यकालीन जो संकीर्णता थी उससे उभर कर वो आधुनिकता की तरफ, उनका विचार आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा। सामंतवाद का खत्म समाप्ति होकर पूंजीवाद के लोग तरफ आगे बढ़ने लगे, नई नई खोज होने लगी। नई नई खोज होने लगी, क्या मतलब, समुद्री यात्राओं की सुलभता होने लगा। सुलभता मतलब क्या कि उस समय दिशा सूचक यंत्र, एक कंपास आता है, कंपास मतलब क्या कि वो बताता है, दिशा बताता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। तो वो कंपास के सहारे ही लोग उस समय समुद्र में यात्राएं करते थे। और तालिक एक नक्षत्र एक नक्षत्र यंत्र खोजा। नक्षत्र यंत्र क्या होता है कि जो वो समय की गणना करती थी कि ये समय हम लोग यहाँ निकले, इतना दिन पहुंचे, यहाँ इतना पहुंचना है, ठीक है। और सारणियों का निर्माण हुआ। सारणी का निर्माण मतलब उस समय डेट और नक्षत्र जो था एक ही था। मतलब जैसे कि उस समय लोग समय का भी अनुमान लगाते थे कि हम कहाँ से निकले, और नक्षत्र को देख के नहीं बताते कि नक्षत्र देख के बता देते कि हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं, उस दिशा का भी उस समय खोज हो चुका था। तो ये जो है हमारे क्या नाम है कि हमारे जो समुद्री खोज थी या भारत की जो खोज थी, इसमें एक तीव्रता लाने का प्रयास किया। तो अब क्या हुआ, और एक और कारण था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो जो अरब वासी थे या जो सीरिया वाले थे वो या टर्की थी, वहां पे मुस्लिम धर्म का वर्चस्व था। तो अब इन्होंने, जो यहाँ के राजा थे, वो बोले कि भैया यदि हम ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे यहाँ पे भारत में जाके, तो लोग हमें जब हम ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे तो लोग हमारे धर्म को मानेंगे, जब हमारे धर्म को लोग मानेंगे तो हमारा सपोर्ट करेंगे, स्वाभाविक बात है। तो लोग इनको सामान न बेचकर लोग हमको बेचेंगे। सबसे बड़ा प्रमुख बात था ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये हो गया। अब देखते हैं कि ये तो हो गया कि ये कारण हो गया, ये मेन कारण आपका है, ये सब मेन कारण है। अब देखते हैं कि भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या है। सबसे पहले भारत में कौन यूरोपीय आगमन किया, भारत सबसे पहले कौन आया, कौन ऐसा, पहले देखिए स्पेन जो है, स्पेन सबसे पहले, स्पेन तो मतलब कि निकला खोज करने के लिए भारत। उसके कौन थे, कोलंबस के जो स्पेन के जो राजा थे, कोलंबस को भेजे कि भैया जाओ तुम भी, अब जाओ भारत की खोज करो, क्योंकि इटली के प्रभुत्व को तोड़ना है। इटली के जो टर्की के जो मतलब जो शक्तिशाली, उसको कमजोर करना है। जाओ खोजो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने मतलब यंत्र हैं, तुम इतने विकसित हो चुके हो। और ठीक है, अब चलते हैं। तो स्पेन के जो पहले कोलंबस थे वो भारत की खोज करने के लिए निकले, लेकिन ये अफ्रीका मान लीजिए, ये अफ्रीका हो गया। सॉरी, देखिए मैप की थोड़ा ना गड़बड़ी हो जा रही है, तो आप थोड़ा मैप थोड़ा समझिए। अफ्रीका है, तो अफ्रीका के दक्षिणी पार्ट तक पहुंचे आप, केप ऑफ गुड यहां तक पहुंचे, लेकिन यहाँ पे घबरा गए। फिर यहां से घबराने के बाद चले गए वो अमेरिका, घबराने के बाद वो चले गए भारत की खोज न करके वो अमेरिका की खोज कर दी। मतलब अमेरिका पहुंच गए, वहां पे रेड इंडियन पाए जाते हैं, वहीं पे उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, अब चलिए उतना डीप में हम चलेंगे कब, जब अमेरिकी क्रांति पढ़ाएंगे, अमेरिका की खोज पढ़ाएंगे, तो हम वहां पे चलेंगे, अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी चलेंगे तो ये टॉपिक से भटकाव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हुआ। अब पुर्तगाली का नंबर आता है। पुर्तगाली जो राजा हेनरी द नेविगेटर था ना, वो 50-60 साल पहले से ही लगातार लोगों को भेजा था, जाओ भैया इंडिया की खोज करो। हर 2 साल पे लोगों को भेजता था, जाओ इंडिया की खोज करो, जाओ इंडिया की खोज करो। तो लोग जाते थे केप ऑफ वुड, अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका के पास केप ऑफ वुड नामक एक स्थान है, वहां पहुंचते थे, फिर वहां से लौट के चले जाते थे, क्योंकि वहां पे इतना वहां पहुंचने के बाद वो इतना भ्रमित हो जाता था, फिर लौट कर चले जाते थे। तो फिर इसके बाद 1498 में 1458 मतलब के समय, मतलब कि वहां से पुर्तगाल से वास्को डी गामा नामक एक यात्री को भेजा गया कि भैया जाइए आप भारत की खोज करिए। तो वास्को डी गामा लेके निकले अपनी जहाज, लंबी जहाज थी, वो उस पर लगा हुआ था पर्दा। जैसे ना जहाज पहले क्या होता था, जहाज के ऊपर एक बहुत बड़ा, देखते होंगे कि ये छतरी टाइप लगा होता रहा होगा, रस्सी से बांध के छतरी टाइप एक लगा होता होगा। तो उसका आप लोग सोचा कि मतलब ये क्यों लगा होता था, ये इसलिए लगा होता था उसमें कोई
इंजन तो था नहीं कि खींच के उतना बड़ा जहाज ले जा सकता है। तो वो जो पर्दा लगा रहता था, छतरी लगा रहता था, तो वो हवा को रोकता था। जिधर हवा होता था उसके विपरीत दिशा में लगाया जाता था। जैसे हवा ऐसे चल रहा है, इसको इधर लगाया जाता था, तो हवा जब ऐसे चलेगा तो वो उसको खींच के उधर ले जाएगा। हवा के माध्यम से वो जब हवा चलेगा तो पर्दा रोकेगा, जब पर्दा रोकेगा तो उसके सहारे हवा जहाज चलेगी, इसलिए लगाया जाता। तो लेके चले भैया अपना पर्दा वर्दा लेके, कंपास वंपास लेके, दिशा सूचक यंत्र सब लेके चले। तो जब ये यहाँ से क्रॉस किए, ठीक है, तो रास्ते में ना तो समुद्र में उनके कंपास समाप्त खराब हो गए, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। अब उनको पता नहीं हो हमारा जहाज कहाँ चल रहा है, वो परेशान कि अब करें क्या करें इस बड़े विराम समुद्र में। इतने भयावह समुद्र जानते हैं कि एकदम बहुत बुरी स्थिति हो जाए समुद्र में, आप भटक जाए, मतलब तो आप समझ लीजिए कि भगवान ही आपके बेड़ा पार लगाए, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है समुद्र में। आप भटक, एकदम डर लगने लगता है क्या होगा क्या नहीं, इतने बड़े मछली खा जाएंगे, टक्कर मार देंगे। उस समय कोई ऐसा आरा मशीन भी नहीं लगा था कि मछली टक्कर मारे तो बच जाए, बड़ी समस्या होने लगी। उनके नाव दिशा सूचक यंत्र खराब, अब नाव हिचकोले मारे तो ऊपर नीचे वहां परेशान। अब जाए तो जाए कहाँ, अब जाए तो जाए हम कहाँ, एकदम काफी परेशान। अब करे तो करे क्या। तो अब उनके दिमाग में चलते गए, चलो चलते देखते हैं आगे क्या होता है, आगे जो होगा देखा जाएगा, चलो कहीं तो पहुंचेंगे भारत, कहीं तो पहुंचेंगे, चलते हैं देखते हैं। वो चलते पहुंचे यहाँ भारत। अभी भारत नहीं पहुंचे, वहां गुजरात पहुंचे। गुजरात में वो एकदम काफी दिमाग उनका खराब हो गया, कहाँ पहुंच रहे हैं। तब से वो गुजरात जब पहुंचते हैं तो गुजरात के समीप ही तो एक तट दिखाई देता है। तो उस तट के पास एक अब्दुल मजीद नामक एक व्यक्ति खड़ा रहता है। वो देखता है कि यार कोई व्यक्ति जहाज से, वो दिशा उसका भ्रमित हो गया है और वो पता नहीं किधर उधर जा रहा है, उसका जहाज इतना हिचकोले मार रहे हैं कि वो उसको समझ में आया क्या करें। तो अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति एक लाइट दिखाता है, ऐसे जलाता है, टार्च जलाता है, उसके पास लालटेन, उसका टार्च लालटेन होता है, लालटेन दिखाता है, भाई हाँ भाई कौन, हाँ मैं। तो बुलाता है उनको कि आइए भैया, आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ आपको जाना है। बोले भैया हमें भारत जाना है। कहें भैया आप तो गुजरात पहुंच गए कि आपको हमें जाना है भारत। वो बोलेंगे ठीक है आप चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो उनको जहाज पे बैठे और उनको लेके आए, क्योंकि उनको भी जानकारी था, अब्दुल मजीद को भी जानकारी थी इसके बारे में, समुद्री ज्ञान था। तो वो लेके आए कालीकट। तो अब जब वो कालीकट पहुंचे, कालीकट कहाँ है, कालीकट बंदरगाह, ये नहीं कलकत्ता नहीं है आपका, एक कालीकट बंदरगाह है केरल में एक स्थान कालीकट बंदरगाह है, ठीक है। तो वहां पहुंचे, केरल पहुंचे, तो वहां पे एक जमुरी नाम का एक राजा था और उनका स्वागत किया। ठीक है, देख लीजिए ये कहाँ गया, जमुरी। चलिए ठीक है, अभी मैं इसको फिर आगे अभी इसके बारे में ठीक है समझ लीजिए यहीं पे। तो जमुरी नाम का एक राजा था, उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के पश्चात क्या हुआ, स्वागत करने के और 1498 में वो पहुंच गए भारत। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आप लोगों जैसे ये एसएससी हैं और यूपीपीसीएस है और वनडे एग्जाम जितने भी हैं, मतलब कि लेखपाल, इन सब के लिए ये डेट काफी है। वास्को डी गामा कब आए, 1498 में आए। और देखते जैसे, हाँ चलिए देखते हैं कि जैसे कि ये वास्को डी गामा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन देखना है कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए 1602 में, फिर उसके बाद अंग्रेज आए 1608 में, फिर डेन आए, फ्रांसीसी कंपनी आई। ये हमें थोड़ा क्रम देख लेना, क्योंकि ये ना डायरेक्ट आपके पेपर में पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आया भारत में, सबसे पहले कौन आया, फिर दूसरे नंबर कौन आया, फिर अंग्रेज कब आए, किस चौथे नंबर पे आए, ये पूछ लेता है आपके हर पेपर में। लगभग मैं कहूँ कि अक्सर अधिकतर एसएससी के पेपर तक ये पूछ लेता है, हर जगह पूछता है। मैं बताऊं यूपीएससी के पेपर में पूछता है, क्रम पूछ लेता है। दोनों में कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन क्या करता है, कभी पूछ लेता है भारत में कंपनी के निर्माण का क्रम क्या है, तो सबसे पहले पुर्तगाली। अब देखिए इसी दोनों में डिफरेंस होता है। पहले क्या हुआ कि अंग्रेज के कंपनी का निर्माण 1600 में हो गया, आया 1608 में। अंग्रेज जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उस समय जो महारानी ब्रिटेन की महारानी थी, वो बोली कि ब्रिटेन की जब भाई देखें, ये लोग देखें कि यार पुर्तगाल के लोग, डच के लोग वहां पहुंच के बड़ा अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वहां के माल लाके यहाँ पे यूरोप में बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अब उन लोग का भी हिस्सा बढ़ा, क्योंकि उस समय
पुनर्जागरण हो गया था, पुनर्जागरण काल हो गया था। तो ब्रिटेन की महारानी बोली कि भैया लाओ, तुम्हारा कंपनी का निर्माण कर देते हो, जाओ तुम लोग भी अपना व्यापार करो। तो बोली जा सिमरन जा, तू भी जी ले अपनी जिंदगी। तो 1600 में निर्माण की और अंग्रेज आते हैं 1608 में। तो अब देखिए डच इस कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ और वो 1602 में ही भारत आ गई थी, ठीक। और डेन का 1616 में और 1600 फ्रांसीसी का 1664 में। लुई 14वें के काल में फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वो भारत 1664 में पहुंचती है, ठीक। ये अब क्रम पूछा है, ये क्रम आपको याद कर लेना है, बहुत किसी हालत में इसे रट जाना है, मतलब देखिए इसे रट जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में 100% आएगा। यहां से प्रश्न बनेगा तो इससे प्रश्न जरूर बनाएगा। वास्को डिगामा बनाएगा 1498 से, और आपका बनाएगा कि केरल में उनका स्वागत कौन किया था, जमुरीन नाम का एक राजा था। ये तीन चार चीज आप रट जाइए एकदम कि ये चीज हमें पढ़ना है, तो यहाँ पक्का प्रश्न आ जाएगा ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि जमुरीन का स्वागत हो गया तो क्या होता है, वास्को डिगामा का स्वागत हो जाता है, जमुरीन करता है। तो फिर अब उस समय पूरे हिंद महासागर जितने यहाँ पे हैं सभी पे अरबियों का कब्जा था, मिस्र लोगों का कब्जा था। वो उनके जहाज ही मतलब कि हिंद महासागर में चल सकते थे। अब दूसरे भाई अब आएंगे तो हिंद जितने अरब लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, मिस्र के लोग, गुस्सा बढ़ेगा ही, लोग विद्रोह बढ़ेगा, मतलब लोग इनको अपना दुश्मन मानेंगे ही पुर्तगाल को, क्योंकि ये भी व्यापार करने आए थे। लेकिन जमुरीन जो था थोड़ा से इनसे अरब के लोगों से थोड़ा से गुस्सा था, वो भी उनसे नाखुश था। तो इसीलिए जब वास्को डिगामा आए तो बोला कि यार अंग्रेज आए हैं, मतलब कि पुर्तगाली आए हैं, इनका स्वागत करें, क्योंकि तब हमें थोड़ा अंग्रेज ये जो अरब के लोग हैं इनसे हमें थोड़ा छुटकारा, इनका प्रभुत्व कम होगा तो हमारा प्रभुत्व बढ़ सकता है। लेकिन बाद में चल के जमुरीन भी पुर्तगालियों से इसका ठीक नहीं बनता है, बाद में विरोध करने लगता है जमुरीन भी, ठीक है। अब समझ लेते हैं, जब वास्को डिगामा आया तो यहाँ पे उसको काली मिर्च, यहाँ जो मसाला काली मिर्च हो गया, अभी भी कहा हम भी ले जाएंगे काली मिर्च, ले गया पूरा भर के एकदम नाव पूरा फूल किया, लेके चला गया और गया पुर्तगाल में बेचा। उसकी कीमत 60 गुना, 1 रुपए का चीज 60 रुपए में बेचा, 60 गुना और लाभ कमाया। तो अब भाई वहां के राजा बोले अरे यार ये तो बहुत बड़ी चीज है यार, वहां से अब तो हम लोग जो हम लोग को इडली बेचता था इतना महंगा बेचता था, अब हम लोग को जो 1 रुपए की चीज 60 रुपए में बिक रहा है, तो अब हम लोग सीधे उसको बहुत आनंद आया। तो कहा कि नहीं, अब पहले वास्को डिगामा है तो अब बोला कि अब 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल आया, मतलब उन्होंने बेला कि एक जहाजी बेड़ा भेजा, कुछ लोगों कुछ सैनिक भेजे और उसके साथ उनका सेनापति कह ले पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल आया उनके साथ। अब वो आया, अब उनके साथ व्यापार, भाई इतना मुनाफा कमा चुके थे, अब सोचे कि अब हमें भारत के व्यापार पे एकाधिकार करना, भारत के व्यापार को हम लोग को जो वहाँ कच्चा माल हम लोग मतलब काली मिर्च, औषधि, रेशम और कपास, जितने भी सब सामान है, वस्त्र, जितने भी सूती वस्त्र सब हमको लेके आना है यहाँ से। भाई यहाँ पे सस्ते मिलता था, यहाँ के लोग यहाँ का रुपया कमजोर है, वहां पे चलता था जैसे कि अमेरिकी डॉलर, और उस समय मतलब देखिए जो भी मुद्राएं चलती हो वहां का मुद्रा। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि वहां के जो व्यापारी थे यहाँ से माल ले जाते थे, उसके बदले में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात देते थे और बहुमूल्य वस्तुएं देते थे, क्योंकि उनके यहाँ अधिकतर होता था। और ये कहें हम लोग के भारत सोने की चिड़िया थी ना, वो क्यों सोने की चिड़िया हुए, जो पहले के जो यूरोपीय लोग थे वही सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात यहाँ से काली मिर्च के मसालों के बदले, औषधि के बदले ले जाते देते थे हम लोग को। इसीलिए हम लोग के पास इतने सोने चांदी के अधिकतर भंडार मतलब कि हम लोग के पास हुए, ठीक है। अब समझिए पेट्रोल अल्ब्रेज आए यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे तो मारा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अरब है, इन लोग को हराना है, तो ये ठीक है यहाँ पे रुके, कुछ दिन रहे, यहाँ के अरब लोगों का व्यवहार देखें, गुजरात के हमें क्या करना है। भाई पुर्तगाली है, वहां पे पुनर्जागरण हो चुका है, अभी यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं, पुर्तगाल के ये सीरिया के लोग, मिस्र के लोग और आपके गुजरात के लोग, भारत के लोग अभी
आधुनिक से उतने आधुनिकता थे नहीं उनके अंदर। पुनर्जागरण का इतना बाद में पुनर्जागरण आया। राजा राम मोहन राय के समय उन लोग के भारत के अंदर पुनर्जागरण का एक उन्हें अग्रदूत माना जाता है, मतलब कि आधुनिकता को लाने का सही लिया जाता है। लेकिन भारत में उस समय लोग वही पुराना ढर्रा, वही जातिवादी रूढ़ी प्रथा, मतलब बड़ी बुरी स्थिति थी भारत की। तो वो देखा कि यार हम भारत में जीत सकते हैं, हमें भारत से कच्चा माल मिल सकता है। तो अब ये गया, अब गया पुर्तगाल गया। अब फिर उसके बाद 1503 में एक बेड़ा और आया। कौन आया? अल्फांसो द अल्बुकर्क। सबसे बड़ी बात है कि एक प्रश्न यहां बनता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 में भी आया और 1509 से लेके 1515 तक वायसराय बनता है, यहाँ का वायसराय बनता है, ठीक है। लेकिन 1503 में आता है और ये क्या करता है, 1503 में ऑफिस खोलता है कोची में। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि पुर्तगालियों का ये मकसद था ना कि वो यहाँ पे हिंद महासागर में अपने पूरे प्रभुत्व को जमा चुके, बाद में प्रभुत्व को जमा चुके थे। अब सोचिए कि यार हम तो हिंद महासागर, समुद्री शक्ति तो हमारे पास यथा हो गई है, हम तो काफी शक्तिशाली हो चुके हैं। लेकिन हमें जब तक भारत में अपने किले, फैक्ट्री का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ तो जीत जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे किले और फैक्ट्री भारत के जमीनी स्थल पर नहीं बनेंगे, तब तक हम अपना व्यापार, हम अपने सैनिक को नहीं रख पाएंगे। कब तक हम जल में रहेंगे, कब तक हम जल से जीतते जाएंगे? जब तक हमें वास्तविक रूप से हमें व्यापार पे कब्जा करना है, तो हमें इसके भारत के स्थल को भी जीतना पड़ेगा, भारत के स्थल पे भी व्यापार पे अपना अधिकार करना पड़ेगा। इसलिए हमें फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी ये चाल थी उन लोग की, यही सब नीति था ना। ये लोग कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री बना लिए, यहाँ गोदाम खोल लिए, तो इसका रीजन क्या था? रीजन यही था कि हम अपने माल को लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, और माल को रख तो लिए लेकिन अपने सैनिक को रखेंगे कहाँ? तो ये सब बहुत रणनीतिक चाल है। स्टॉप हाँ ठीक, बहुत रणनीतिक चाल थी उन लोग की। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क कहाँ है, और 1503 में कहा इन्हीं चाल का एक परिणाम था कि कोचीन में पहला ऑफिस खोला गया 1503 में। देखिए 1503 में ऑफिस खोला गया और उनका प्रमुख व्यापार था मसाला। देखिए मसाले का दो जगह माना जाता है कि इंडोनेशिया को से भी मसाला का व्यापार होता था, भारत से भी होता था। तो इंडोनेशिया को मसाला द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी जान लीजिए। तो अब देखिए मसालों का व्यापार होता था। अब आते हैं इनका, ठीक है, अब यहाँ तक करते हैं, व्यापार होता रहता है, आते जाते रहते हैं। ये स्क्वाड्रन कमांडर थे। स्क्वाड्रन कमांडर मतलब क्या कि उसमें जहाज जो बेड़ा थी वो लेके आया, मतलब जहाजी बेड़ा पे थोड़ा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्क्वाड्रन कमांडर बन के आए। तो उस जहाज यहाँ पे मतलब कि जैसे कि प्रमुख एक तरीके सेनापति बन के आए और इन्होंने काफी अच्छा काम किया पुर्तगालियों के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब यहाँ से देखिए प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है वो आपका अल्मीडा आता है। अल्मीडा कौन है? प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कहिए, गवर्नर ही कहिए, प्रथम वायसराय कहिए या गवर्नर कहिए, ठीक है। अब गवर्नर बन के आया, कौन आया? अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 से लेकर 1509 तक उसका शासनकाल रहता है। और उसने हिंद महासागर में, क्योंकि भैया जब तक आप हिंद महासागर में आप शक्तिशाली नहीं हो पाएंगे, जब तक आप भारत के जमीनी क्षेत्र में शक्तिशाली नहीं हो पाएंगे, तब तक आपका व्यापार पे कोई अधिकार नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस समय अरब, मिस्र एवं गुजरात के लोग थे, उनका हिंद महासागर में काफी वर्चस्व था, उनको हराना काफी जरूरी था। बिना हराए हुए कैसे हम व्यापार कर पाएंगे? नहीं कर पाते। तो अल्मीडा आया वायसराय बन के, या तो गवर्नर कहिए। तो हिंद महासागर क्षेत्र में उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। ये क्या? शांत जल की नीति है। क्या? शांत जल की नीति मतलब ये पुर्तगाली नौसेना को पुर्तगाली नौसेना की शक्ति, जिसे क्या कहा जाता है? एस्तादो इंडिया। एस्तादो इंडिया होता क्या है? ये देखिए होता क्या है, ये एक परमिट कहा है। जैसे आप समझिए कि आपको भारत में, समझिए आज के परिदृश्य में कि भारत को यूपी से बिहार कोई सामान ले जाना है, तो भाई यूपी राज्य अलग, बिहार राज्य अलग है। तो अब एक राज्य से जब दूसरे राज्य में हमें जाना होता है तो बैरियर लगा होता है। जब एक राज्य के दूसरे राज्य को बॉर्डर को हम क्रॉस करते हैं तो बैरियर लगा होता है, तो हमें वहां चुंगी देना पड़ता है कि नहीं? जैसे आप दिल्ली से यूपी जाते हैं, चुंगी देना पड़ता है, या यूपी से बिहार या चुंगी देना पड़ता है। तो वही समय, तो उस समय परमिट, जिसे बोलते हैं परमिट, बिना आप हमारे परमिट के आपको हम मतलब कि समुद्र में व्यापार करने नहीं देंगे। तो उसके लिए एस्तादो द इंडिया नाम एक
एस्तादो डी इंडिया नाम का, मतलब उसे नाम दिया गया भाई ये एस्तादो डी इंडिया एक कॉर्टेज, एक पत्र था, एक पत्र था, उसको लिखा गया था कि आप इसमें साइन कर देंगे तो आपको साथ साथ जैसे आप साथ चल रहे हैं तो आपको सुरक्षा भी मिलेगी, क्योंकि उस समय ना हिंद महासागर में बहुत लुटेरे हुए करते थे। उस समय कोई भी माल जाता था उसे बिना, यदि सैनिक ना हो तो उसे सब लूट लेते थे। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम निगरानी भी रख पाएंगे, यदि हम लोगों को एस्तादो डी इंडिया के तहत ला देंगे तो लोगों को परमिट भी मिल जाएगा व्यापार करने के लिए, उसके उपलक्ष्य हमें धन भी मिलेगा और उनके ऊपर निगरानी भी कर लेंगे कि क्या ले जा रहे हैं क्या नहीं ले जा रहे हैं, कि सैनिक ले रहे हैं क्या ले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कंट्रोल करना, पूरी तरह कंट्रोल कर ली, क्योंकि इनके पास अच्छे हथियार थे, गोला बारूद था, उसके सहायता से उन्होंने ये करने का प्रयास किया, शांत जल नीति ना। लेकिन इससे बड़ा दिक्कत हो रहा था अफ्रीकों, अरबों को, गुजरातियों को, मिस्र लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है व्यापार करने में। तो बहुत कठिनाई का साथ तो उन्होंने कहा नहीं, अब बिना, या तो पुर्तगाली रहेंगे या तो हम रहेंगे, अब लड़ाई आर पार की होगी। तो युद्ध हुआ कब? 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में अल्मीरा, फ्रांसिस्को द अल्मीरा, मिस्र, गुजरात, अरबों की संयुक्त सेना, एक तरफ अल्मीरा था, एक तरफ गुजरात, मिस्र और क्या नाम है अरबों की एक संयुक्त सेना थी। इन तीनों की संयुक्त सेना थी और अल्मीरा की अलग सेना थी। अब दोनों में युद्ध हुआ। अब युद्ध बहुत घमासान हुआ, लोग बारूद चल रहा, लोग क्यों हिंद महासागर में हो रहा था। तो पूरा जब जैसे बम गिरे पूरा ब्लास्ट, पूरा जहाज, पूरा जितने भी सैनिक तुरंत मर जाते थे, पूरा समुद्र में डूब जाते थे, पूरा मतलब कि एकदम मार के उनके बारूद से, गोली से पूरा उनके जहाजों को छन्नी कर दिया गया, पूरा जहाज डुबा दिया गया। अब फिर क्या हुआ? जीत गया कौन? पुर्तगाली जीत गया, अल्मीरा जीत गया। तो सबसे बड़ी बात, जीता तो, लेकिन उसके बच्चे, मतलब जो उसका बेटा था उसकी मौत हो गई। उसका बेटा उसके लिए बहुत प्रिय था, उसका बेटा उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिय था, उसकी मौत हो गई। बड़ा दुखी हो गया कि अब तो कुछ रहा ही नहीं संसार में, अब हम संसार बिना पुत्र के अलावा कैसे जिया जाए। बहुत पुत्र बेबी था, तो बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। तो जीता तो, लेकिन बहुत दुखी हो गया। तो सरकार, वहां के जो पुर्तगाली सरकार से बुला ली इसको कि बेटा चलो आओ तुम, क्योंकि तुम्हारे बस की अब नहीं है। क्योंकि जब आप इमोशनली अटैच हो जाए किसी से या इमोशनली दुखी हो गए, इमोशंस हो गया आपके अंदर, तो या तो आप अच्छा कर जाएंगे या तो बुरा कर जाएंगे। तो वो एकदम सदमे में चला गया था। उसको सरकार बुला ली, भैया तुम चले जाओ, तुम्हारी काम नहीं है। तो अब आता है असली बाजीगर जो पूरे बाजी को पलट देता है। कौन आता है? 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क। एक चीज और चीज बताना चाहते हैं, उस समय हमारा जो भारत था ना, राष्ट्र राज्य की संकल्पना नहीं थी। राष्ट्र राज्य होता क्या है कि एक राज्य होता क्या है कि उस राज्य के पास भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। उस राज्य को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना पड़ेगा, किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जो उस समय के जो शासक थे ना, सबसे बाद उस समय अखंड था, अखंड भारत का निर्माण नहीं हुआ था, टूटे टूटे में। जैसे कि भारत है, यहाँ पे कई शासक थे, ऊपर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरब, अलग अलग राजा थे। बीच का राजा मतलब यहाँ पे मध्य भारत में भी अलग राजा थे। तो सभी लोगों को इनके अखंड भारत नहीं था, खंडित भारत था। लोग अपने शक्ति का विस्तार करने के लिए आपस में लड़ते थे, भ्रष्टाचार था, उसमें बहुत मतलब कि लोग लूटते थे, आपस में लड़ते थे, मतलब बड़ी बहुत विपरीत व्यवस्था थी यहाँ पे इस समय। तो वही फायदा अंग्रेजों को मिला, वही फायदा पुर्तगालियों को मिला, वही फायदा आपके डचों को मिला, फ्रांसीसियों को मिला, भारत में अपना पैर जमाने के लिए। बस इसी चीज का फायदा था। तो उस समय आया बाजीगर, कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसे भारत में सबसे, मतलब कि भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का अच्छा श्रेय अल्फांसो द अल्बुकर्क को दिया जाता है। क्यों? इसने क्या ऐसा कर दिया कि देखिए, इसने क्या ऐसा कर दिया कि पुर्तगालियों का स्थापना का श्रेय दिया जाता है? क्योंकि जो ये था ना, समुद्र में भी अपनी कड़ी नीति अपनाया, विदेशों में जैसे कि हरमुज और फिर भारत के अलावा और जगह इन्होंने मतलब व्यापार चालू किया। जैसे हो गया हरमुज या फिर मलक्का यहाँ देख रहे हैं, मलक्का आपका देखिए ये इंडोनेशिया है, ये मलक्का जल संधि। तो यहाँ मलक्का पर भी अधिकार हो गया इस समय इनके राज्य में। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने स्थायी स्थान बनाने के लिए, निवास बनाने के लिए क्या कहा कि मतलब पुर्तगाली यहाँ पे आके स्थायी निवासी बन जाए। यहाँ कैसे हो पाएगा? जो निम्न
पुर्तगाली तो निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे ना, इनका कहना है कि निम्न वर्ग के पुर्तगाली को विवाह कर लेना चाहिए भारतीय स्त्रियों से, यहाँ का दामाद बन जाओ। यदि तुम यहाँ का दामाद बन जाओगे, यदि भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लोगे, तो लोग भारत वाले तुम्हें अपना लेंगे और भारत को ईसाई बनाओ, भारत को ईसाई मतलब कि धन्य राष्ट्र बना, मतलब ईसाई प्रभु मतलब बाहुल्य राष्ट्र बनाओ, इस लोगों को ईसाई बना दो। तो लोग जब आपके धर्म का सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे तो आपके व्यापार में बाधा नहीं डालेंगे। इनका ये परिणाम था, इनका ये नीति थी। और भारतीय महिलाओं से ब्याह कर मतलब शादी कर लोगे तो यहाँ के आप दामाद बन जाओगे। जब दामाद बन जाओगे तो भाई आप अपने दामाद का कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता। भगवान को दामाद को लोग भगवान की श्रेणी में लोग रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो दामाद को कोई नहीं मतलब ठेस पहुंचाता है। तो अब चलो ठीक भैया, कई मतलब निम्न वर्ग के लोग विवाह किए हैं तो भाई सम्मान मिला उन लोग को। लेकिन सबसे बड़ी इन लोग की नीति गलत नीति थी, ये लूटपाट करते थे, कहीं भी जाते थे लूटपाट करना इनका पेशा बन गया था। जैसे कि यहाँ पे समुद्र में हर समय किसी के भी जहाज को, भारत के अकबर जो थे उनको भी जो एस्तादो इंडिया के तहत कार्टेज जो पत्र था उस पर भी साइन करवा के इनसे भी टैक्स लिया गया, परमिट इनसे भी टैक्स लिया गया, परमिट मतलब उनसे पुर्तगालियों को जो इनको दक्षिण भारत में व्यापार करना था अकबर को, तो ये भी टैक्स दिए, परमिट लिए इनसे। तो काफी ये इनके बगल से हिंद महासागर से कोई भी जहाज गुजरती थी बहुत लूटपाट करते थे। इनकी यही नीति बहुत खराब लगी लोगों को। कहीं भी जाते थे, जैसे हुगली में इनका हुगली में अपने कंपनी की स्थापना मतलब या अपने फैक्ट्री की स्थापना करते हैं तो वहां पर भी सबको लूटते हैं। तो वहां पे क्या हो, शाहजहां के समय शाहजहां के समय क्या शाहजहां भी इनसे खिन्न हो गया, कहा कि इनको हटाओ पुर्तगालियों को, मारो, खींच के मारो, चुन के मारो। तो मतलब ये सब जहां पे रहे यहाँ पे उपद्रव हमेशा करते रह गए हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो 1510 में इन्होंने बीजापुर के शासक आसिफ यूसुफ आदिल शाह को हराया और गोवा पे कब्जा कर लिया। और गोवा, चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने बाजीगर अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए तथा स्थायी बस्ती बसाने के लिए निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि हमें विवाह करना, मैं थोड़ा मैं वीडियो कट गया था। अब इसे ना जो पिछला वीडियो मतलब जो भी नोट किए थे अभी हम इसे रफ किए हैं, रफ करने के बाद पुनः लिखे हैं। तो पिछले वीडियो को आप क्लिक करके उसे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हमारा नोट हम सोचते हैं कि यहीं पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दें, आपको नोट्स यहीं से मिल जाए, क्योंकि आपको परेशानी ना उठाना। हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, हमारे प्लस एजुकेटर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पा सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि आप यहीं से फोटो को स्क्रीनशॉट लेके और उसको लिख ले, नोट्स बना ले, क्योंकि ये नोट्स जो बन जाएगा ना तो वो, क्योंकि यहाँ से मेंस के तो प्रश्न बहुत कम, प्री के मतलब मैं कहता हूँ अक्सर आ ही जाते हैं, हर साल आ जाते हैं, हर साल एक प्रश्न जरूर आते हैं यहाँ से। भारत में यूरोपियों के आगमन से, पुर्तगाली से आता है, अंग्रेज से अधिक आता है, पुर्तगाली और अंग्रेज से अधिक आता है। तो मैं पुर्तगाली को अच्छे से पढ़ाऊंगा ज्यादा और अंग्रेज से, और डच को डेन को उतना कम हल्का से पढ़ाऊंगा, और फ्रांसीसी को भी थोड़ा पढ़ा दूंगा, क्योंकि फ्रांसीसी भी कम नहीं आता है उसे। लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अल्फांसो द अल्बुकर्क, यूपीएससी वाले भी सुन ली, यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएससी और मतलब कि जो आपके लेखपाल हो गया, जो वनडे एग्जाम हो गया, वहां तो बस खाली एक लाइन आता है कि भारत में यूरोपियों का आगमन सबसे पहले कौन आया था ये पूछ लिया। पहले सबसे कौन वो आए थे, वास्को डी गामा आए थे, कब आए थे, सबसे पहले वो गवर्नर कौन था ये पूछ लिया, बहुत ज्यादा नहीं पूछता अंदर तक। लेकिन ये यूपीएससी पीसीएस वालों के लिए रामबाण है, एसएससी के लिए भी रामबाण है, तीनों के लिए रामबाण एकदम है। बिना इसे देखे कुछ नहीं पढ़े आगे, इसको पढ़ के ही आगे जाए। ठीक है, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए व्यापार मतलब कि उन्होंने निम्न वर्गों मतलब जो पुर्तगाली निम्न वर्ग के पुर्तगाली तो भारत से मतलब भारत की महिलाओं से विवाह करना था, और क्या अपनी स्थायी बस्ती को अल्फांसो ने बताया, इसलिए इसे वास्तविक गवर्नर मतलब या वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापक कहा जाता है यहाँ पे। और इसमें हरमुज जो बताया नहीं थे आपसे, फारस की खाड़ी के पास एक हरमुज
आज इस समय जलसंधि तो वहां पे हरमुज नाम का एक स्थान था वहां पे, और मलक्का जो इंडोनेशिया से होता, मतलब ये देखिए हिंद, ये बंगाल की खाड़ी होते हुए मलक्का जल संधि से होते हुए ये आपका इंडोनेशिया है, देखिए तो यहाँ पे मलक्का है, तो मलक्का पे इसने अधिकार कर लिया था, ठीक है, मतलब विदेशों में भी अपने वर्चस्व को कायम किया। अब देखिए, अब चलते हैं आगे एक नानो दो कुन्हा नाम का एक अगला पुर्तगाली था। इसके बीच में भी आए थे गवर्नर, लेकिन उनका उतना उल्लेख नहीं किया जाता, क्योंकि वो उतने अच्छे काम, साहसी काम नहीं किए थे कि उनका उल्लेख किया जाए। छोटे मोटे आए, छोटा मोटा काम किए, चले गए। तो हम आगे नानो दो कुन्हा का एक इतिहास में नाम आता है, क्यों नानो दो कुन्हा ने काम ऐसा किया। उन्होंने क्या काम किया, पुर्तगाली फैक्ट्रियों का स्थापना की, जैसे सेंट थोम मद्रास में, हुगली बंगाल में, और दीव काठियावाड़, ये कहाँ है, ये मद्रास मतलब आपका तमिलनाडु जो आज का है वहां पे मद्रास, और हुगली कहाँ पे, बंगाल जो आज कलकत्ता जिसे हम जानते हैं, दीव काठियावाड़ मतलब गुजरात के, मतलब देखिए जो इसका चर्चा मैं आगे अभी करूंगा। यहाँ पे स्थापना की, और उनका मेन कारण, और इनको क्यों जाना जाता है, ये कोची की, मतलब जो अपनी राजधानी थी कोची के जगह गोवा को बनाया। इसके पहले कोची ही था, तो इन्होंने गोवा को बनाया। जब कौन जीता था गोवा को, रटना है, रट जाना है, याद कर लेना, कौन गोवा को जीता था, अल्फांसो द अल्बुकर्क जीता था। किससे जीता था, बीजापुर के शासक, बीजापुर कहाँ है, इस समय आधुनिक कर्नाटक में, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था 1510 ईस्वी में। एकदम याद कर लेना है इसे, गोवा को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब पुर्तगाली गवर्नर, अब इनके आगे आते हैं, नानो दो कुन्हा के आगे चलते हैं। अब इनका कब था, कब इनका शासन था, 1529 से लेके 1538। पुर्तगाली गवर्नर, अगला पुर्तगाली गवर्नर आते हैं अल्फांसो डी सूजा 1542 से 1545 के। इनके साथ कौन आया था, प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। ये इनका उद्देश्य था कि मैं भारत में चलूंगा और प्रचार करूंगा, और किसका प्रचार करूंगा, ईसाई धर्म लोगों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा कि आप लोग किस युग में, इस युग में, और इस धार्मिक रूढ़िवादिता मतलब मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो धर्म है, उनमें कई बुराइयों को दिखलाकर इस धर्म को उन्होंने शोषण का आधार बताया। हिंदू और मुस्लिम धर्म जो अन्य धर्म थे, उन्होंने लोगों को शोषण का अधिकार, शोषण का मतलब कि कहा कि ये शोषण का एक जरिया है, ये धर्म कोई, ये बेड़ी है एक तरीके से, इससे सभी निम्न वर्ग जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग, सबका शोषण हो रहा है, इसलिए यह धर्म आपके लिए नहीं है। आपको एक ईसाईयत धर्म है जो पूरे विश्व में, यदि पूरे भारत में लागू हो जाएगा तो समानता है, ये आपको समानता का अधिकार देगा। आज जैसे भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, तो आज लड़ाई हो रही है। यदि सभी लोग हिंदू बन जाएं या सभी लोग ईसाई हो जाए, पूरा विश्व ईसाई में कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लीजिए कि पूरा विश्व का एकीकरण हो जाएगा, एक ध्रुव हो जाएगी, बहुत ध्रुवी नहीं होगा, एक ध्रुवी हो जाएगी। जब एक ध्रुवी हो जाएगी तो लोगों में समानता आ जाएगा। इनका कहना था लोगों में समानता आ जाएगा, जब समानता आ जाएगा तो लोगों में आगे बढ़ने की नकारात्मक प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी, तो लोगों के साम्राज्य विस्तार करने की जो इच्छा थी वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अधिकतर जो मतलब कि अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहे मुस्लिम, जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी थे पिछले, तो वो अन्य धर्म को, मुस्लिम के अलावा अन्य धर्मों को काफिर बोलते थे कि ये काफिर हैं, काफिरों को हमें मारना है, काफिरों के साम्राज्य को कब्जा करना है। तो उसी को लेके बोले कि नहीं, पूरा विश्व को हम ईसाईयत बनाएंगे, पूरे विश्व का आधुनिकीकरण करेंगे, पूरे विश्व को हम शिक्षित करेंगे, पूरे विश्व को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। इनका ये उद्देश्य था, और ये हम लोग के जाति को बर्बर बोलते थे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म को और हम लोग को ये बर्बर बोलते थे, बर्बर जातियां, ठीक है। बर्बर मतलब कि गंवार कर लीजिए, बेबुद्धि कर लीजिए, बैल बुद्धि कर लीजिए, ये होता है बर्बर। वो उनके नजर में हम लोग थे, ठीक है। तो उनका उद्देश्य, इसलिए वो भारत आए, और उन्होंने अपने विचारों को पूरे भारत में फैलाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण मतलब कि वहां पे अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किताबों को छापना चालू किया। प्रेस मतलब पेपर छापने स्टार्ट किए, जिससे वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते गए, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, पुर्तगाली के समय भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। गोथिक स्थापत्य कला क्या होता है,
एक डिजाइन होता है। स्थापत्य कला मतलब क्या है, डिजाइन होता है। जैसे आज हम लोग घर बन, पहले के जब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने पहले हम लोग का इंडियन कल्चर में इंडियन एक स्थापत्य कला था, लेकिन वो जब आए तो वो अपना कला इंडो मुस्लिम इंडो कला का स्थापना किया। जैसे जो आज देखते हैं मेहराब, जैसे आज आप जाते होंगे जैसे कि मस्जिद में जाते होंगे, आप आगे मेहराब देखते होंगे। मेहराब मतलब क्या कि गोला से लगता होगा स्टैंड, मतलब वो पिलर लगता होगा मेहराब टाइप, तो वो इंडो इस्लामिक कला का एक उदाहरण है। तो अब जैसे कि जो स्थापत्य कला में गोथिक कला क्या थी, ये पुर्तगाल से आया। गोथिक कला लाने का उद्देश्य था कि पुर्तगाली भी अपने कला को यहाँ पर मतलब ऐसा घर बनाना चाहिए। जैसे कि विक्टोरिया, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल है, वो भी गोथिक कला का उदाहरण कहा जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये गोथिक कला हो गया। 1661। देखिए हम अंदर तो बहुत नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां से ज्यादा प्रश्न पूछने वाला नहीं है, खाली ये पूछेगा कि गोथिक कला किसके द्वारा लाया गया, ये पूछ सकता है। तो हमें वो अपने एनर्जी वहां पे क्यों खराब करना है, जहां पे कोई चीज ज्यादा पूछना है, तो हम लोग जल्दी से यहाँ से बढ़ते चलेंगे। 1661 में पुर्तगाली राजा 1661 में कब 1661 में पुर्तगाली राजा अपनी बहन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से किया, और बंबई प्रांत दहेज। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि दहेज आज से नहीं चल रहा है, दहेज बहुत पहले से ही चल रहा है। दहेज बताइए, उस समय दहेज प्रांत मतलब कि आज हम लोग सोचते हैं कि यार दहेज बहुत बेकार चीज है, अंग्रेज तो ऐसा नहीं करते होंगे, ये वो नहीं भैया, ये आज से नहीं, ये बहुत सालों से चला रहा है। 1600 1500 चला आ रहा है, मतलब बहुत पहले चला है दहेज व्यवस्था, ये मत कहिए। तो बंबई उन्हें दहेज में दे दिया गया। और 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स जिसको दहेज में मिला था बंबई, चार्ल्स ने 10 पाउंड पे वार्षिक किराए पे दे दिया। कितने किराया दिया? वार्षिक 1 वर्ष पे 10 पाउंड पे दे दिया कि लो भैया जाओ तुम लोग अपना व्यापार करो, जिए खाओ मौज मस्ती करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक बात हम लोग देखिए जानकारी मिलता है कि वास्को डी गामा थे ना, वो भारत 3 बार आए थे। एक 1498 में आए थे, 1502 में आए थे, और तीसरा कब आए थे? 1524 में। और 1527 में इनको यही मृत्यु हो गई यहीं पे। और उन्हें कोचीन, केरल के कोचीन स्थान है, केरल का जो ये कोचीन है, वहां यहाँ पे उनको दफना दिया। कहाँ पे? देखिए ये देखिए कोचीन में सेंट फ्रांसिस चर्च में दफना दिया गया। सेंट फ्रांसिस चर्च, वहां पे चर्च बना है, सेंट फ्रांसिस चर्च था, उसी के अंदर उन्हें दफना दिया गया। चलिए आगे चलते, बस खाली ये आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका कोई उद्देश्य ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन जानते रहिए कि वास्को डी गामा एक बार भारत नहीं, भारत 3 बार आए। ठीक है, ये लोगों को भ्रम रहता है कि नहीं एक ही बार नहीं 3 बार आए। और 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को अपने देखे अब समझिए, उस समय नानुद कुना था। देखिए सॉरी, नानुद कुना नहीं था, सॉरी नानुद कुना नहीं था। 1632 ईस्वी में जो पुर्तगाली थे उनका कोई उल्लेख नहीं किया कि उसमें कौन था, क्योंकि उतने महान लोग नहीं हुए। तो जो हुगली नहीं था, हुगली बंगाल में जो हुगली ने वहां फैक्ट्री अपना स्थापित किए थे, तो वहां क्या हुआ कि वहां जो लोग रहते तो वहां लूटपाट, यहाँ पे इतना ज्यादा उस समय उनका लूटपाट बढ़ गया ना, उसमें त्राही करते हुए क्या हुआ कि जनता को खूब लूटा गया। यहाँ पे जितने जहाज आते सबको लूट लिया, जनता को, जहाज को, सबको लूटा जाता था। वहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था कि अपना धर्म परिवर्तित करो, ईसाई बनो। सबसे बड़ी बात है ईसाई बनो। जितने भारत में उनका एक ही उद्देश्य ही था, ईसाई बनो, व्यापार करो। जितना लोग ईसाई बन जाएंगे उतना लोग हमारे पक्ष में हो जाएंगे। तो जितने जो नहीं बनता था उसको लूट लेते थे। तो ये बात पता चला शाहजहां को कि यार ये तो पुर्तगाली पूरा दम नाक में दम कर दिए हैं, इनके साथ कुछ करना चाहिए। सर दुहाई, जो लोग वहां पहुंचे, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या बोले, क्या हुआ? बोले कि अरे यार पुर्तगाली, कहीं महाराज पुर्तगाली आके धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं, और लोगों को जो नहीं कर रहा उसको मार पीट के लूट ले रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार करते जा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है बंगाल की, हुगली की। तो बोलने कि यार कुछ करना चाहिए। तो तुरंत शाहजहां ने एक फौज भेजी अपनी, और शाहजहां फौज भेजे, और फौज तो शाहजहां की थी ना, बहुत थोड़ा अच्छी थी उस समय, थोड़ा सी ताकतवर हो गई थी। तो भेजे वो शाहजहां ने, और शाहजहां जब भेजे यहाँ पे तो उनकी टुकड़ी पुर्तगालियों को हरा दी, और वहां से हराने के बाद उनको यहाँ से क्या नाम है, हुगली से इनको खदेड़ दिया, यहाँ से भाग गए यहाँ से। और फिर क्या हुआ? अब यही इतना ही जानना आपको पर्याप्त है, इससे ज्यादा प्रश्न बाहर नहीं आएगा। मैं 100% आपको दे रहा हूं कि इसी के अंदर प्रश्न आ जाएगा, मैं 100% दावा करता हूं आपसे, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए भारत जाने वाले अंतिम विरोधी कौन थे? पुर्तगाली थे। जब हमारा भारत कब आजाद हुआ? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। लेकिन सबसे अंत में जाने वाले हम लोग जानते हैं, कितने लोग को नहीं पता है, तो वो आज जान जाए कि
हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज अंत में गए, नहीं, सबसे अंत में पुर्तगाली गए। कब गए? 1961, 18 दिसंबर 1961 को। क्या हुआ उस समय? 18 दिसंबर 19 को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत ऑपरेशन विजय चलाया। और ये कहाँ रहते थे? दमन और गोवा, दमन दीव इनका क्षेत्र था। गोवा और दमन और दीव में पुर्तगाली 1961 तक थे और 28 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसके द्वारा एक पुर्तगाली को, अब इसके 19 दिसंबर तक हार गए थे, ये नतमस्तक कर दिए गए थे। एक जहाज बुलाया गया बहुत बड़ा, और जहाज बुला के और जैसे कि उनके सामान, उनके बच्चे, उनके पत्नियों को भूसा की तरह भरा जाता था, एकदम उठा के फेंक देते थे। उठा के कोई एकदम कूड़ा की तरह, कूड़ा नहीं होता है, उठा लो फेंक दो, उठाओ लो फेंक दो, बस वही स्थिति थी। आप समझ रहे होंगे ना, बस वही स्थिति थी। क्योंकि जा नहीं रहे थे, भारत सरकार परेशान हो गई, करे तो क्या करें। अब मौका मिल गया ऑपरेशन विजय, उनको फेंको एकदम यहाँ से, उठा के फेंकना एकदम भूसा मत भर दिए, भर के लाख जाओ भैया, भेज दिए, रोज चले गए। चलिए, अब यही के साथ मैं अपने वीडियो की समाप्ति की ओर चलता हूँ, और इसे आप नोट कर लीजिए। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को पूरा देखिए, और देखने के पश्चात सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से मुझे पैसा कोई नहीं मिलता है, लेकिन ये हमें आपका प्यार मिलता है। जब तक हमें आपका प्यार मिलता रहेगा, हम देखते रहेंगे आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो उतना हम प्रेरित होंगे आपसे, और उतना हम सोचेंगे आपसे प्रेरित होंगे, क्योंकि लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमें और वीडियो बनाने की, हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगा, हमें और मेहनत करेंगे। तो इसलिए जरूर आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।